नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, और दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने नशे पर नकेल कसने के लिए हेरोइन के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीसरी खबर करनाल से है, जहां पर एमबीबीएस के छात्रों ने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। और चौथी खबर है कैथल से, जहां सरकारी अस्पताल में लापरवाही के चलते लाखों की मशीन के जो है चूहे कुतर गए हैं। तो जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहली तस्वीर में हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, मंथन हुआ, उसमें से 1 दर्जन से अधिक जो है प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और दूसरी खबर देख पा रहे हैं आप, नशा तस्करों पर नकेल कसते हुए, जिसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और एमबीबीएस छात्रों का जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है, लगातार जारी है। छात्रों का कहना है तीसरी खबर में कि ये धरना प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं मानी जाती हैं। चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, चूहों ने करोड़ों की मशीन के तार जो है कुतर दिए हैं, खराब कर दिए हैं। तो उसको लेकर चौथी बड़ी खबर में आप तक पहुंचाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात पहली बड़ी की खबर की करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है और साथ ही साथ हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन नीति पर चर्चा हुई है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है और साथ ही साथ करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पहली बड़ी खबर आपके सामने पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जो कि आपको बता दें कि ये बैठक आज हुई और इस बैठक के जरिए करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चंडीगढ़ से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की गई है। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक करीब 1 दर्जन से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आज जो है कैबिनेट की मंत्रिमंडल की जो है बैठक देखने को मिली। इस बैठक में तकरीबन जो है 1 दर्जन से अधिक जो है यहां पर प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या कहेंगे, किस तरीके के जो प्रस्ताव हैं, क्या कुछ डिटेल में जानकारी?
उसकी ब्रीफिंग अभी नहीं हुई है और अभी प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन जो प्रस्ताव है वो हरियाणा प्रदेश के हित के लिए है और इस पर ज्यादा इसमें चर्चा होगी। जो आगामी विधानसभा का सत्र होगा उसमें चर्चा होगी और जो जरूरी है हरियाणा प्रदेश के हित में है वो उनको जो है पास करने का काम होगा। और आज जो चर्चा हुई है वो बहुत ही सार्थक विषयों पर चर्चा हुई है और अभी जो है उसकी ब्रीफिंग आ जाएगी तो उसके बाद जो भी स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, लेकिन जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे तमाम वो प्रस्ताव जो कि संभावनाएं थी, शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जितने भी प्रस्ताव आए हैं वो सारे हरियाणा के हित में है और जो भी चर्चा हुई है वो सार्थक चर्चा हुई है और उसकी ब्रीफिंग आ जाएगी और प्रेस नोट जारी हो जाएगा तो सारे आपको बातें पता लग जाएंगी और ये जितने भी प्रस्ताव आएंगे सब हरियाणा प्रदेश के हित में होंगे और हर तरह से उनके लोगों को फायदा जो होगा हरियाणा प्रदेश के वो प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी। लेकिन भूपेंद्र जी, कयास लगाए जा रहे थे तमाम उन प्रस्तावों के मद्देनजर, जैसे कि अगर बात करें कुछ प्रस्तावों की तो जैसे कि उन पर भी मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, उसके बाद ही क्लियर होगा कि कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लेकिन अगर हरियाणा चौकीदार को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी उसमें भी संशोधन यहां पर देखने को मिल सकता है, ऐसी भी कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, मैं जब ब्रीफिंग आएगी तो उसके बाद सारी जानकारी दे पाऊंगा। अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है लेकिन जितने भी प्रस्ताव हैं वो सारे हरियाणा प्रदेश के और हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में होंगे। इसमें किसी किस्म की वो नहीं है और ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और ताकि हरियाणा प्रदेश का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 4 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इन नशा तस्करों से 90 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। और स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार नशा तस्करों के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रहा है। इसी के तहत गुरुग्राम के अशोक विहार से 3 आरोपियों को हेरोइन यानी स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी नाइजीरियन दिल्ली से भी गिरफ्तार किया गया है। यह सभी आरोपी दिल्ली एनसीआर में नशा तस्करी करते थे। हमारे HSNCB के जो निदेशक हैं श्रीकांत यादव सर, उनके डायरेक्शन के हिसाब से हमने अपनी ये नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, जिसमें हमने कल और आज में 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें 2 व्यक्ति गुरुग्राम के हैं, नितिन और विनय, एक व्यक्ति यूपी का है मोरपाल, और साथ ही हमने उसमें एक अफ्रीकन को भी अरेस्ट किया जो कि इनका मेन सप्लायर था मार्क कॉफी के नाम से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है नशा तस्करों के खिलाफ जो ये कार्रवाई देखने को मिली है? निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के सख्त आदेश के बाद पूरे प्रदेश में नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में गुरुग्राम में कल हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों में एक नाइजीरियन भी है, 3 गुरुग्राम के रहने वाले हैं और अशोक विहार इलाके का ये मामला है जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक इसमें नाइजीरियन भी गिरफ्तार हुआ। करीब 90 ग्राम हीरोइन बरामद किया गया है और इस पूरे मसले को लेकर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और तमाम इनके जो साथी हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस ने इनकी टीम का गठन किया है। खास तौर पर आपको दिल्ली NCR का जिक्र करें तो तमाम इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है जिसमें स्मैक और गांजा जैसे तस्करी किया जाता है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है और इसमें कई बड़े बड़े नाम भी सामने आए हैं। हालांकि इसमें इस गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि नाइजीरियन के साथ और भी कई लोग हैं और पूरा रैकेट इस पूरे मसले पे जुड़ा हुआ है गौरव, और इस रैकेट का खुलासा और लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगी। जी, तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है, जिस 4 जो नशा तस्कर हैं जिनसे 90 ग्राम हेरोइन यहां पर जब्त हुई है, क्या ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई कि किस तरीके से क्या जो नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल जो है ये लगातार जो है इनके पीछे लगा हुआ था?
देखिए, नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत यह कार्रवाई हुई है। और पहले से यह जानकारी थी कि इस तरह से जो तस्कर हैं वो काफी सक्रिय हैं गुरुग्राम में, और उसी के साथ एक डमी ग्राहक बनाया गया। उस ग्राहक बनाने के बाद वो उन लोगों के संपर्क आने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। जी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी इनके तार जुड़े हुए हैं, जहां से जो है एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, तो क्या अभी भी और कोई जो इनके गिरोह से और सदस्यों तक जो है पहुंचने की संभावना? निश्चित तौर पर गौरव, देखिए 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से 3 गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं और शोक बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक नाइजीरियन है जो दिल्ली के उत्तम नगर से जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ा रैकेट है। 90 ग्राम स्नैक बरामद होना है, हीरोइन बरामद होना निश्चित तौर पे इस बात की तस्दीक करता है कि ये पूरा गिरोह सक्रिय है और खासकर गुरुग्राम में ऐसे कई इनके लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, इस पूरे मसले में संलिप्त हैं। तो ऐसे में पुलिस अब और लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि इसमें कई और भी अहम गिरफ्तारियां होनी संभव है। क्या सुशील, इन्होंने ये जानकारी पूछताछ में क्या ये जानकारी दी है कि ये कहां से जो है जो स्नैक है और जो लेके आते थे, कहां पर जो बेचने का काम करते थे, कहां तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था? निश्चित तौर पर गौरव, जो जानकारी इनिशियल जानकारी पुलिस को मिली है उसके मुताबिक जो ये गुरुग्राम के लोग हैं ये तीनों नाइजीरियन के संपर्क में आए और पूरा रैकेट नाइजीरियन लोग का है जो बाहर से स्नैक की तस्करी करता है और गुरुग्राम या दिल्ली में लाता है और फिर उससे ये लोग खरीदते हैं और फिर यहाँ सप्लाई किया जाता है। तो पूरा एक सप्लाई का चेन है और तमाम इसमें लोग हैं। हालांकि इनिशियल पूछताछ हुई है, अभी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान और अभी और अहम खुलासे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए सुशील आपका। और इस बीच जो है आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो है 4 तस्कर, नशा तस्कर जो है यहां से गिरफ्तार हुए हैं और उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की तफ्तीश में जो है पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार 4 दिन से बैठे एमबीबीएस छात्रों ने करनाल जिला सचिवालय के सामने धरना दिया है। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक यह धरना इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। एमबीबीएस छात्र का एक समूह करनाल के उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंप कर आया है। छात्रों ने कहा है कि 4 साल के कोर्स में उन्हें 40 लाख रुपए की फीस जमा करानी होगी। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं वह एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉन्ड नीति के खिलाफ एमबीबीएस के छात्रों में रोष है। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि बॉन्ड नीति को वापस लिया जाए ताकि छात्र एमबीबीएस का कोर्स आसानी से कर सकें। जैसा कि प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में राज्य भर में 44 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पिछले 43 दिन से हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उसकी जगह को चेंज करके आज हम लघु सचिवालय के आगे ले आए हैं। इससे हमारा इतना ही मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके। हमारा तो बस यही कहना है कि ये तुरंत प्रभाव से हमारी जो जायज मांगे हैं, जो एकदम पूरी जायज है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रकार का राजनीतिकरण होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये एकदम जायज मांगे हैं जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन मांगों को पूरा करे। तो लगातार धरने पर बैठे छात्र जो है एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के लेकर जो है धरना प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है और छात्रों की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरने पर रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी पर सरकार की तरफ से जो है कहा भी गया है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाएगा और साथ ही साथ एक डेलीगेशन जो है छात्रों का सीएम के वार्तालाप भी हुई थी और उसको लेकर अभी भी छात्र जो है रोष में दिखाई दे रहे हैं और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर धरना जारी है। लगातार धरने पर बैठे हुए हैं एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ और ऐसे में उनकी मांगे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरने पर रहेंगे। तो एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाएगा और जो छात्र जो है जिनकी मांगे हैं उनमें
संशोधन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो डेलीगेशन जो है छात्रों का, एक समूह जो छात्रों का सीएम से मुलाकात भी कर चुका है, और ऐसे में क्या कुछ निकल के आता है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, अब ये धरना कब तक जारी रहेगा, तमाम सारे सवाल और तमाम सारे पहलू जो छात्रों के जहन में हैं, उनको लेकर छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमबीबीएस स्टूडेंट रोहित चावला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, किस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार अभी तक चल रहा है, और तमाम सारे जो वार्ता का दौर है वो सरकार के साथ भी हो चुका है? पिछले 45 दिन में हमने हमारी मांगों को लेकर कॉलेज में हमने धरना प्रदर्शन किया था, और हमारे शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग और सीएम साहब की मीटिंग सारी जिनमें हमारा रिजल्ट निकल के नहीं आया, तो हमने आज लघु सचिवालय के सामने धरना दिया है। तो लेकिन इससे पहले सरकार भी लगातार ये कह चुकी है, सरकार के मंत्री और आला अधिकारी भी ये कह चुके हैं कि इस पर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी संशोधन किया जाएगा। जो छात्रों की मांगे हैं, छात्रों के हित में ही जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा, जिससे कि छात्र जो है अपने सुचारू रूप से अध्ययन कर सके, और तमाम जो एमबीबीएस छात्र हैं या फिर अध्ययनरत हैं उन तक जो है ये एमबीबीएस डिग्री यहां तक पहुंचाई जाए और ये धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। तो क्या लगता है आपको, जो है जो सरकार किस तरीके से जो है रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई हैं आपके लिए? कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सरकार का मेरिटोरियस छात्र पिछले 45 दिन से मेडिकल छात्र हड़ताल पे बैठे हैं और अभी तक छात्रों की सुध नहीं ली है सरकार ने, और हमने तो उम्मीद तो रखी है कि सरकार जल्द से जल्द इस बॉन्ड पॉलिसी को बैक रोल करे। तो ऐसे में अभी जो जी सिर्फ उम्मीदें ही हैं और उम्मीदों पे हम कायम और बैठे हैं। जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होगी तब तक हम सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार हमें उग्र करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि हमारा सबर का बांध है ना वो टूटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आज 45 डेज हो गए हैं। तो रोहित, यहाँ पर आपने ज्ञापन भी सौंपा है और सचिवालय का घेराव भी किया है, इसमें जो है आपका अभी तक अगर बात करें तो किस किस का समर्थन जो है आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? हमारे पास देखो, जैसे कि ये जो यूनियन है, किसान यूनियन है, मजदूर संगठन है, काफी यूनियन है जिनका समर्थन हमें और अच्छे तरीके से मिल रहा और इससे हमें मजबूती भी मिली है। दूसरी तरफ कहूं तो एक कुछ दिन पहले दिग्विजय जी का भी बयान आया था कि अगर जरूरत पड़ी तो INSO के छात्र संगठन भी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ लक्ष्य वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से धरना प्रदर्शन पिछले 45 दिन से देखने को मिल रहा है एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ? है वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से बॉन्ड पॉलिसी के विरोध के अंदर जो छात्र हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए करनाल जिले की, करनाल जिले के अंदर भी करीबन 44 दिन हो चुके हैं जो एमबीबीएस जो छात्र हैं वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ओपीडी के बाहर जो अपना धरना लगाए बैठे हुए थे। आज 44वां दिन जो हो चुका है। ऐसे में करनाल के जिला सचिवालय के बाहर आज इनका एक प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर जरूर आए। विभिन्न तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। थाली चम्मच बजाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हवन यज्ञ करके इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर मार्च निकाला, लोगों से डोर टू यानी दुकान जो मुख्य बाजारों में है उनसे वहां पर भी हर दुकान पर जाकर इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया, जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आज पहला दिन है कि जिला सचिवालय के बाहर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनसे भी इनकी मुलाकात जारी है, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनसे भी 2 से 3 बार इनकी वार्तालाप हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब भी करनाल के अंदर कोई वीआईपी व्यक्ति पहुंचता है सरकार का, तो कहीं ना कहीं इनका प्रयास रहता है उनके साथ मुलाकात करे, उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास
प्रयास करें, मगर अब जिस तरीके से अब विपक्ष इनकी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जो सामाजिक संगठन है कुछ, वो भी अब इनको समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि जो इनकी प्रमुख मांगे हैं वो कब तक मान ली जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी थी, वो जब सरकार के साथ वार्तालाप की वो करीबन 30 लाख कर दी गई। अभी भी फिलहाल जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो छात्र हैं वो अब कब तक ये अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे, क्योंकि 44 दिन हो चुके हैं अभी जो छात्र बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी ये देखना होगा कि अब ये कब तक ये जो अपनी मांगों को लेकर या तो फिर इनकी जो बीच का रास्ता निकलेगा, वो फिलहाल अभी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन लक्ष्य जो है, यहाँ पर सचिवालय के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया, और ऐसे में आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पहला दिन है आज जिला सचिवालय के बाहर ये सारे जो छात्र हैं, एमबीबीएस छात्र हैं, वो पहुंचे हैं। फिलहाल अब ये देखना है कि अब ये जो प्रोटेस्ट है वो कब तक रहेगा, क्योंकि इनका साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि 43 दिन से लगातार हम जो कल्पना चावला के अंदर हमने धरना दिए रखा, मगर वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जिस तरीके से आज पहला दिन इनका जो है सचिवालय के सामने बैठना, अब ये देखना ये होगा कि ये आवाज कब तक इनकी पहुंचती है या इनकी जो मांगे हैं वो कब तक मान ली जाएंगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा। वो अभी फिलहाल देखने वाली बात की जाए। जिस तरीके से भविष्य की क्या कुछ रणनीति है वो भी जब भी क्योंकि रोजाना हमारी इनके साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है। के लक्ष्य आपका, और बढ़ते हैं आगे और बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। करीब 4 साल पहले सिविल अस्पताल में आई 3 करोड़ 41 लाख रुपए की जो लिथोट्रिप्स मशीन अब किसी काम की नहीं रही है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस मशीन की तारों को चूहों ने कुतर दिया है। मंगलवार को मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए गए थे, लेकिन वे भी मशीन की हालत देखकर जवाब दे गए। वहीं इंजीनियर का कहना था कि यह मशीन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। बता दें कि अस्पताल प्रशासन इस पर लीपापोती कर अपना बचाव कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में चूहे न आए, इसके लिए भी विभाग हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहा है। ये लिथोट्रिप्सी मशीन है। ये एक्चुअली पहले ठीक काम कर रही थी और चलते चलते ही बंद हुई थी। जैसे उस दिन 2 पेशेंट आए, जो मैंने सर्जन से पूछा है, जो सर्जन इसको ऑपरेट करते हैं, तो एक पेशेंट का हो चुका था, दूसरे पेशेंट का काम हो रहा था, तो चलते चलते ही बंद हुई थी। तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ही लग रहा था कि हुआ है। इसके बाद कंपनी इंजीनियर्स को बुलाया गया और मशीन को दिखाया गया। तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ जो पार्ट होते हैं, माइनर पार्ट्स होते हैं इन मशीनों में, तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो खराब है। ये पार्ट जापान से आएगा, जिसके लिए हमने ऊपर से परमिशन ली और वो पार्ट अब लगाने के लिए वो आए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है लाखों रुपए की मशीन को जो है चूहों ने खराब कर दिया? ये आपको बता दें कि 4 साल पहले सिविल अस्पताल में मशीन 3 करोड़ 41 लाख रुपए की आई थी और 2 साल पहले ये तकनीकी खराबी के कारण बंद कर दी गई थी, क्योंकि ये जो मशीन है लेजर के द्वारा ये जो किडनी के अंदर पथरियां होती हैं उनको तोड़ने का काम करती है, ऐसा डॉक्टरों ने बताया था। और बड़े में ऑपरेशन होता है, बड़ा महंगा हो जाता है अगर बाहर में कराएं। इस सरकार द्वारा ये मशीन इसलिए दी गई थी कि कैथल में गरीब व्यक्तियों का इलाज मुफ्त हो। 2 साल के बाद अब इस पे इंजीनियर बुलाए गए, इसको दोबारा ठीक करवाया जाए। तो अब ये 2 साल तक मशीन बंद रही और इसकी किसी ने सूद नहीं ली, तो इस वजह से इसकी तारें सारी कट, अंदर से तारें कट गई, तो चूहों ने किसी वजह से इसको डैमेज कर दिया। जब ये बात स्टाफ के माध्यम से बाहर मीडिया में चली गई, तब इस पे जवाबदेही तय की जा रही है कि मीडिया में आने के बाद अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मशीन चूहों ने नहीं खराब की, जबकि साफ था कि तारे कटी, तारे कटने से आगे मशीन ये चूहे अगर मशीन के अंदर रहेंगे तो फिर क्या हाल करेंगे, ये तो जानने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर ने ये भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान ये मशीन खराब हुई है। अगर ऑपरेशन के दौरान मशीन खराब हुई है और पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कोई अभी तक नहीं है। दूसरा, इन अस्पताल के अंदर चूहे ना आए
इसके लिए रख रखाव के 17,000 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। जी। उसके बावजूद हमें कुछ मरीजों ने फोटो खींच के भेजी कि ये देखो अस्पताल के अंदर चूहे घूम रहे हैं, उसकी फोटो भी हमने उपलब्ध करवाई है। चलिए विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।